गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे 13 नंबर चैप्टर की, जो आज हमारा पूरा हो जाएगा। कल से हम 14 नंबर चैप्टर की बात करेंगे। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर वो वीडियो कहाँ है, उस चैप्टर का कहाँ है, उसका कहाँ है। तो देखो आपको बता देता हूँ, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। आप वीडियोज़ के पास एक नाम आएगा प्ले लिस्ट, उस पर जाओगे। चैनल पे जाने के बाद प्ले लिस्ट आएगी, उसमें आप जाओगे तो क्लास 10th जो है विज्ञान नाम लिखा हुआ है, उससे आप पूरे वीडियो 10वीं क्लास के हैं वो देख सकते हो। अब देखो हम लोग बात करते हैं, हमने पहले 3 की बात कर ली थी। 4 नंबर जो है वो है कृषि अपशिष्टों के स्रोतों की बात हम कर रहे थे। हमने घरेलू कर लिया, ठीक है, उद्योगों के माध्यम से कर लिया, खनन कार्य हमने कर लिए, ठीक है, तो ये हमने कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं कृषि अपशिष्टों की। भाई कृषि करने के बाद जो भी अपशिष्ट बचते हैं, जो भी पदार्थ शेष बचते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कृषि अपशिष्ट कहा जाता है। कृषि अपशिष्ट में क्या बचेंगे? जैसे लकड़ी है, घास फूस, भूसा, ठीक है, ये सब बचते हैं। तो किसान लोग इनको क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित कर देते हैं या एक जगह इनको डाल देते हैं। डालने से क्या होगा? जब बारिश होगी, बारिश होने से वो क्या होंगे? ये जैविक हैं तो सड़ेंगे। सड़ने से क्या है? वहाँ का पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होगा, ठीक है। बरसात में एकत्रित होंगे और सड़ने लगेंगे, जिससे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होगा। तो ये कृषि अपशिष्टों की बात थी। इसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चिकित्सा अपशिष्ट, अर्थात अस्पतालों या चिकित्सा पद्धति में जो भी पदार्थ काम में आते हैं, जिनको बाद में फेंक दिया जाता है, वो चिकित्सा अपशिष्ट कहलाते हैं। देखिए चिकित्सा के अंदर, अस्पताल या हॉस्पिटल्स के अंदर जैव निम्नीकरणीय व जैव अनिम्नीकरणीय दोनों प्रकार के अपशिष्ट हमें मिलते हैं। जैव निम्नीकरणीय ऐसे थे जिनका क्या हो सकता है, आराम से उनका अपघटन हो सकता है, लेकिन जैव अनिम्नीकरणीय का नहीं होगा। तो देखिए जो है, सबसे पहले जो कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज, ये जो होंगी ये जैव अनिम्नीकरणीय होती हैं। इनका जो क्या है, वापस हम उपयोग नहीं ले सकते, अपघटन नहीं किया जा सकता। जबकि रक्त, मांस, ऊतक व अंग के टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो इस प्रकार से अस्पतालों में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को चिकित्सा अपशिष्ट या अस्पताल अपशिष्ट या हॉस्पिटल वेस्टेज कहा जाता है, ठीक है। यह हमारे स्रोतों की बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे अगर हम इसकी विस्तार से बात करें, तो भारत के अंदर अगर हम बात करें अपशिष्ट पदार्थों की, तो वो राख, मिश्रित पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इनके रूप में 90% कूड़ा करकट मिलता है। कितने प्रतिशत? 90%। जबकि हमारी किताब में अमेरिका का दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, वहाँ पे 42% कागज व गत्ते मिलते हैं। 42% क्या मिलते हैं? कागज व गत्ते के अपशिष्ट मिलते हैं। 24% धातु पदार्थ मिलते हैं। 24% क्या मिलते हैं? धातु पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12% जो है वो खाद्य अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। ये सबसे विकसित देश जो है अमेरिका, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे अपशिष्ट से होने वाले नुकसानों की, कि अपशिष्ट जो है हम इनको पढ़ रहे हैं, हमने इनके स्रोत पढ़े, प्रकार पढ़े, हम इनका प्रबंधन भी पढ़ेंगे। तो इनसे क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हानियाँ हैं? लाभ तो हो ही नहीं सकते, तो इनकी क्या हानियाँ हैं? उन हानियों की हम लोग बात करेंगे, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पेड़ पौधे व जंतुओं को जो है बहुत हानियाँ पहुंचाती हैं। पेड़ पौधों को प्रदूषण के कारण वो मुरझा जाते हैं। जंतुओं को, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक को फेंक दिया, कोई हानिकारक पदार्थ हमने फेंक दिया, वो अगर जंतुओं पशुओं के संपर्क में आता है तो वो रोगी हो सकते हैं, उनसे संक्रमण फैलने की संभावना है वो रहती है। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब क्या है? बहुत ही शानदार जगह है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, वहाँ पे हमने कूड़ा करकट डाल के उसका हम क्या कर रहे हैं?
वहाँ के जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण जो है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी कूड़ा करकट हमें नहीं डालना चाहिए, उसको एकत्रित स्थान या उसका निस्तारण करने की जो आगे हम पढ़ेंगे प्रबंधन की, वो विधियाँ अपनानी चाहिए। चिकित्सा अस्पताल से आपको मैंने बता दिया, जैव निम्नीकरणीय भी निकलते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय भी निकलते हैं। उनके संपर्क में आने से, उन अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस बी रोग, टिटेनस रोग व सिरिंज के चुभने से एड्स रोग, ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है हानिकारक रोग, जो जानलेवा रोग हैं, वो हो सकते हैं। प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने पर, अगर हम काफ़ी दिनों तक प्लास्टिक के संपर्क में रहते हैं तो खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। अगर हम प्लास्टिक के ज़्यादा दिन तक संपर्क में रहते हैं तो खून के अंदर थैलेटस नामक पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने दो, लेकिन नहीं, उसके बढ़ने से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका विकास रुक जाता है, वो पूर्ण विकसित उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हानि होगी, उससे बहुत बड़ा नुकसान है, उससे बच्चे की जान भी जा सकती है। ठीक है, गर्भवती महिला की भी जान जा सकती है। तो प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से इस थैलेटस का निर्माण हो जाता है अधिक। प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग जो हम करते हैं उनमें बिस्फेनॉल रसायन होता है। क्या होता है? बिस्फेनॉल रसायन। यह रसायन क्या करता है? मधुमेह, डायबिटीज रोग, वैसे तो इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन इस बिस्फेनॉल रसायन के संपर्क में आने या इसके शरीर में जाने से भी मधुमेह रोग और लीवर इन्फेक्शन भी हो सकता है। व्यक्ति के शरीर में मधुमेह और लीवर इन्फेक्शन की जो संक्रमण है वो हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और आपको बहुत सारे बता देता हूँ। और अगर हम बात करते हैं तो पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं, पॉलीथीन की थैलियों से जल का बहाव जो है वो अवरोध हो जाता है। पॉलीथीन की थैलियों से क्या हो जाता है? जल का बहाव जो है वो क्या हो जाता है? अवरोध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पॉलीथीन जैसी बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, CO2, CO, जो वातावरण पर, पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो और भी बहुत सारे जो हैं इसके आप दे सकते हो। इसके अलावा आप पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन प्लास्टिक जो है वो भूमि की उर्वरा क्षमता है उसको कम कर देते हैं, मतलब उपजाऊपन जो है उसकी क्षमता जो होती है उसको कम कर देते हैं। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अपशिष्ट से होने वाले नुकसानों को समझाइए तो आप बहुत सारे 10-12 लाइनें आराम से इस पर लिख सकते हो, 10-12 पॉइंट आप बनाकर आराम से लिख सकते हो। तो ये तो था अपशिष्टों का जो क्या, अपशिष्टों से होने वाले नुकसानों की बात। अब हम आगे बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम अपशिष्ट जो है फैल रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास करे, हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए, दूसरे देश इसके लिए क्या करते हैं। इसके लिए हम अपशिष्ट प्रबंधन की बात करेंगे, जिसमें हम भूमि भराव की बात करेंगे, ठीक है, दहन की बात करेंगे। इसके अलावा हम रासायनिक विधियों की बात करेंगे। कुछ इस प्रकार से 4-5 टॉपिकों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अपशिष्ट प्रबंधन, पहले प्रबंधन के बारे में समझेंगे, उसके बाद में अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके देखेंगे। तो अपशिष्ट प्रबंधन का, अपशिष्ट का मतलब पढ़ लिया हमने पूरा, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट करना, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए हम कुछ भारत की बात कर लेते हैं। भारत में 5161 नगर हैं, उनमें से 35 महानगर हैं। 5161 में से कितने महानगर हैं? 35 महानगर हैं। इन 35 महानगरों में भी 393 को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, प्रथम श्रेणी के अंदर रखा गया है। 401 को रखा गया है द्वितीय श्रेणी या सेकंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जबकि 20,000 से 50,000 आबादी वाले बहुत सारे छोटे छोटे नगर जो हैं वो बने हुए हैं। इन 5116 में से 35 महानगर बहुत बड़े, जैसे मुंबई है, ठीक है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये बड़े शहर हैं। ठीक है, 393 फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है, 401 सेकंड कैटेगरी के अंदर है।
बाकी 20 से 50,000 के बीच की आबादी वाले बहुत सारे शहर या नगर हैं वो बने हुए हैं। तो इनसे प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। कितने टन? 1 लाख टन। वजन तो बहुत ज़्यादा गया, किलो अगर किलोग्राम में बात करें तो 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ रोजाना निकलता है। गाँव की बात नहीं कर रहे, केवल शहरों की निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने 1975 में एक समिति बनाई जिसका नाम था शिवारमन समिति। कौन सी समिति? शिवारमन समिति। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 के अंदर इस समिति का गठन किया था और इस समिति का गठन 1975 में किया गया और इस समिति के कुछ सुझाव थे। वो सुझाव कौन कौन से थे? इस समिति ने सुझाव बनाए थे। पहला सुझाव ये था कि हर शहर के अंदर बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना होनी चाहिए। बड़े बड़े क्या होने चाहिए? कूड़ादान होना चाहिए जिनके अंदर जो अपशिष्ट हैं वो गांव, जो शहर के लोग हैं वो डाल सकें। दूसरा, गांव मानव द्वारा मल मूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मानव अपना जो मल मूत्र उत्सर्जित करता है उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, नगरों में कूड़ा करकट उठाने की उचित सुविधा होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से उठा रहे हैं कहीं से नहीं उठा रहे हैं, उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और आप देखते भी हो म्युनिसिपल नगर पालिका के अंदर शहर में आप जाते हो तो बहुत सारी गाड़ियाँ कूड़ा करकट उठाती हैं। ठीक है, ढेरों जो भी कूड़े करकट के ढेर हैं उनको जलाकर भस्म का मतलब खत्म कर देना, जलाकर उनको क्या कर देना चाहिए? भस्म कर देना चाहिए। तो ये शिवारमन समिति के सुझाव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा के लिए कि भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई जिसके सुझाव भी बताइए। तो 1975 में शिवारमन समिति बनाई गई थी जिसके ये सुझाव थे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम अपशिष्ट के तरीकों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपशिष्ट के तरीकों की। अपशिष्ट के तरीकों में पहला जो है वो है आपके भूमि भराव। पहला है भूमि भराव, दूसरा भस्मीकरण, तीसरा पुनर्चक्रण, चौथा रासायनिक क्रिया। देखो अपशिष्टों का हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन सी वो मेथड्स हैं, विधियां हैं जिनसे हमें अपशिष्टों से छुटकारा मिल सकता है। इस टॉपिक में वही बात करेंगे। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न इस चैप्टर में 5 ही बनते हैं। 5 प्रश्न आप याद कर लीजिए, आपका इस चैप्टर से नंबर नहीं कटेगा। पहला प्रश्न, अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अपशिष्ट की परिभाषा लिखनी है। 2 प्रकार हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। साफ का हो गया काम पहला प्रश्न का। दूसरा हम बात करें तो अपशिष्टों के स्रोतों को समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर से। स्रोतों को समझाइए। कृषि स्रोत, अपस्थल स्रोत, घरेलू स्रोत, चिकित्सा स्रोत, नगरपालिका स्रोत, आप उनका वर्णन करना आपको। तीसरा प्रश्न, शिवारमन समिति के सुझाव बताइए, क्या थे अपशिष्ट के बारे में। चौथा प्रश्न, अपशिष्टों से होने वाले नुकसानों को समझाइए। और अंतिम प्रश्न, अपशिष्ट प्रबंधन के कोई 3 या कोई 4 कोई 2 तरीके समझाइए। 3 तो पूछेगा, 3 तरीके समझाइए। उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। बस इस चैप्टर से 5 ही प्रश्न बनते हैं जो आपको याद करने हैं। इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आना है वो सीधा आ जाएगा। पहला है भूमि भराव। भूमि को भरना, जो भी अपशिष्ट है, कूड़ा करकट है शहर का, उसको जहाँ पे खनन है, खान है, जो रिक्तियाँ खाली हैं शहर से दूर खड्डा करके उनमें उस कचरे को डाल के ऊपर मिट्टी से उनको ढक दिया जाता है। इस विधि को भूमि भराव विधि कहा जाता है, जो काफ़ी देशों में काम ली जाती है और इसके माध्यम से बहुत सारा अपशिष्ट है वो ज़मीन में दब जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण से हमें छुटकारा देता है। लेकिन ये उन्हीं जगहों पर करना चाहिए जो जगह कोई काम ना आती हो, जो मिट्टी हमारे संपर्क में ना आती हो, उन्हीं जगहों पर ये करना
चाहिए। जैसे खान है, खनन का कार्य किया जाता है, खाने मेरे कोई काम नहीं आती, उनमें इनको डालकर उनको ऊपर से बूर दिया जाना चाहिए। दूसरा है भस्मीकरण। भस्म का तो मतलब ही होता है जलाना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जला दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। और जलाने से जो अपशिष्ट हैं वो अपशिष्ट ताप, गैस, भाप, राख बन जाते हैं। ताप, गैस, भाप, राख बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भस्मीकरण की विधि जापान में सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है। कोई कारण बता सकता है? कारण इसका ये होता है कि जापान के अंदर ज़मीन बहुत कम है। ज़मीन कम होने के कारण वहाँ पे इनको जलाया जाता है, क्योंकि भूमि भराव के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए। ऐसा तो है नहीं जहाँ पे कूड़ा करकट हम दबाया उसको वापस खोद के वहाँ दबा सकते हैं, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो जापान के अंदर ज़मीन बहुत कम है, इसलिए वो जलाने पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। पुनर्चक्रण तरीके, ये बहुत अच्छा काम है। रिसाइकल मेथड्स। पुनर्चक्रण तरीके की बात करते हैं तो पुनर्चक्रण तरीके का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को हमने फेंक दिया, वो मान लीजिए किसी और के संपर्क में आया, उसको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ उपयोगी है, यह हमारे काम आ सकती है, तो उसको काम में लेना, वो कहलाता है पुनर्चक्रण तरीका। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों में से कुछ काम की वस्तुओं को निकालकर उनका सदुपयोग करना क्या कहलाता है? पुनर्चक्रण कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको। आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में कबाड़ वाले आते हैं, कबाड़ वाले आवाज़ देते हैं, उसके आपको पैसे भी दे के जाते हैं और वो काम आ जाता है और अपशिष्ट पदार्थ है उनका निस्तारण हो जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है पुनर्चक्रण का। प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, इसके अलावा बहुत सारे और जो भी किताबें हैं पुरानी, बहुत सारे कबाड़ जो है वो बिकता है, उसके पैसे भी मिलते हैं, इसीलिए उनका पुनर्चक्रण होता है जो वापस उस उपयोग में लिया जा सकते हैं। खाद बनाने के रूप में बहुत सारे जो कृषि अपशिष्ट है, पशुओं के मल मूत्र है, उनसे खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट व जैविक खाद बनाई जाती है। इसके अलावा ठोस ईंट, प्लास्टिक है, प्लास्टिकों को दबाकर ठोस ईंटें बनाई जा सकती हैं। तो बहुत सारे पुनर्चक्रण काम है। जैसे गैस उत्पन्न करके उनको जलाकर गैस उत्पन्न करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो पुनर्चक्रण मेथड तो बहुत शानदार है, इसी का उपयोग करना चाहिए। 3R काम में लिया जाता है। एक शब्द 3R, देखो इसका मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये देखिए, ये क्रम बना दिया मैंने। रिड्यूस करो, कम करो, कमी करो अपशिष्ट पदार्थों में, उनका फिर से यूज करो और उनका फिर से चक्रण करो। कमी करो, फिर से यूज करो, फिर से चक्रण, पुनर्चक्रण करो, नवीनीकरण करो। तो ये होता है 3R का फॉर्मूला। ठीक है, पुनर्चक्रण के लिए रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, इसके बाद में है 4 नंबर रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया द्वारा कई अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जाता है। रासायनिक क्रिया द्वारा बहुत सारे जो है अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जाता है। ये तो हमारे चैप्टर की बात हो गई है। चैप्टर में आपके अंतिम टॉपिक में ये भी दे रखा है कि अन्य तरीके। अब अन्य तरीके क्या होंगे? अन्य तरीके यही होंगे, हमें समुचित तरीके से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करना चाहिए, उनके लिए कूड़ा करकट की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको महासागरों के अंदर जो है बहा दिया जाना चाहिए, जबकि ध्यान रहे महासागर उससे प्रदूषित न हों। ठीक है, इसके अलावा उनको जलाकर गैस उत्पन्न करके विद्युत बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत अन्य तरीके भी हैं जिनसे हम अपशिष्टों का निस्तारण जो है वो कर सकते हैं। तो इन सब में मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो पुनर्चक्रण था। आप भी अपना सुझाव देकर भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और रासायनिक क्रिया में से आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो 13 नंबर पूरा हो जाता है। कल हम जो है तारीख 29 अप्रैल को जो है 14 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। 14 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे
छोटा ही चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है।